हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम मजे में होंगे। वैसे आपके ट्वेल्थ के बाद आपने हर एक बच्चे की तरह बीकॉम करने का सोचा है। और बीकॉम में भी आपको थियरी सब्जेक्ट का जो डर है ना, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, उस इकोनॉमिक्स के डर को पूरी तरीके से दूर करने के लिए मैं आपसे जुड़ चुका हूँ। आपको एफ वाई बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो इकोनॉमिक्स है उसमें 4 चैप्टर हैं। और जो आप में से कोई सीए फाउंडेशन कर रहा होगा, कोई सीएस फाउंडेशन या कोई सीएमए फाउंडेशन कर रहा होगा, और जिन्होंने ये कुछ नहीं शुरू कर रखा, उन्होंने उन्होंने 11th और 12th में भी जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, उस इकोनॉमिक्स से आपको बहुत सी आइडिया ऑलरेडी आ चुकी है। और फिर भी जो चीजें एडिशनल होंगी वो आप यहाँ पे देखोगे ही। पर उसके अलावा भी पूरा 4 चैप्टर हम बड़े बड़े ही ध्यान से और अच्छे से करेंगे। और मेन बात ये कि एग्जाम ओरिएंटेड जो होगा वही और उतना ही बहुत अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। तो क्यों ना आज हम पहले चैप्टर से शुरू करें, जो कि है इंट्रोडक्शन। पर इंट्रोडक्शन किसका? तो देखिए, आपके एफ वाई बी कॉम में फर्स्ट सेमिस्टर में जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? तो इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो सर ये बिहेवियरल क्या है? तो भैया बिहेवियरल 2 मिनट के लिए साइड में रखो। हम पहले इकोनॉमिक्स देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में हमें पता है कि नहीं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स ये वर्ड कैसे आया? तो ये एक लैटिन वर्ड ओइको और नोमास, इसका मिश्रण है। यानी क्या कि रूल ऑफ द हाउस होल्ड, यानी जो घर के खर्चे और घर की इनकम, इसकी जो पूरे बातें हैं ना, वो पहले इकोनॉमिक्स में आती थी, यानी पहले आती थी। अब इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डेवलपमेंट हुई, उसमें सोसाइटी एज ए लार्ज उसको भी इंक्लूड कर लिया गया। यानी कि बस हाउस होल्ड के लिए ना रखते हुए, घर के लिए ना रखते हुए, पूरे सोसाइटी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब उसके बाद इकोनॉमिक्स यानी क्या, इस बेसिक चीज को हम समझेंगे। तो इकोनॉमिक्स यानी क्या? तो इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटीज। इनमें हम रिसोर्सेस कैसे एलोकेट करते हैं, यानी इंडिविजुअल कैसे उसके लिमिटेड रिसोर्सेस एलोकेट करता है। कहा कॉम्पिटिंग यूजेस, यानी अलग अलग यूजेस में। यानी अगर 2,000 रुपए आपके पास है तो आप क्या करोगे? आप 2,000 रुपए की पार्टी करोगे, आप 2,000 रुपए का पेट्रोल भरोगे और ट्रेकिंग को जाओगे कहीं, या आप 2,000 रुपए की किताबें खरीदोगे। तो आप इन चॉइसेस में से एक चॉइस करोगे। सारी तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास 2,000 रुपए तो लिमिटेड है। यानी लिमिटेड रिसोर्सेस को आप अलोकेट कर रहे हो। कहा कंपीटिंग यूजेस में, यानी अलग अलग यूजेस में। तो इकोनॉमिक्स क्या है? तो इसी की स्टडी है। यानी हाउ इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, बिजनेसेस अलोकेट देयर लिमिटेड रिसोर्सेस। कहाँ अलोकेट करते हैं? कंपीटिंग यूजेस, यानी अलग अलग यूजेस में। अब इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, यानी क्या क्या चीजें इकोनॉमिक्स में आती है। तो एक बिजनेस इमेजिन करिए। एक बिजनेस में क्या होता है कि एक बिजनेस अगर पार्ले जी का प्रोडक्ट है समझो, तो वो क्या करेगा? पहले तो वो प्रोडक्शन करेगा, यानी पार्ले जी का बिस्किट बनाएगा। बिस्किट बनाने के बाद वो क्या करेगा? उसको हर एक सप्लायर तक, हर एक रिटेल दुकानदार तक वो क्या करेगा? पहुंचाएगा। यानी वो क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लोग क्या करेंगे? लोग उसे खरीदेंगे, यानी कंज्यूम करेंगे। तो स्कोप में क्या आता है इकोनॉमिक्स के
कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन किसका, तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। अब इकोनॉमिक्स जो है वो कौन से फील्ड्स में यूज होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में कौन से फील्ड का मिश्रण आता है। तो इकोनॉमिक्स में पॉलिटिक्स भी आता है। पॉलिटिक्स कैसे आता है, तो देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज तो बनाती है। यानी अगर आप कौन सी ही पॉलिसी लोगे, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लो या फिर आप बजट लो, तो गवर्नमेंट जो बनाती है बजट या फिर जो पॉलिसी निकालती है, उसका और इकोनॉमी का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि उसकी वजह से इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके वजह से क्या हुआ कि नई सिलेबस बना, नया सिलेबस बनने के कारण नई बुक्स बनी, तो प्रोडक्शन हुआ, और आप जैसे लोग, हम जैसे लोग क्या कर रहे हैं, उनको किताबों को खरीद के उनका कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी यूज कर रहे हैं। तो एक डिसीजन है, एक डिसीजन की वजह से इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आता है। तो पॉलिटिक्स, फिर साइकोलॉजी, यानी आप अगर देखोगे तो आपके डिसीजन में बस डिमांड एंड सप्लाई नहीं होता, यानी प्राइस का उतार चढ़ाव भी नहीं होता। अगर आप देखोगे कि आपके लोकल दुकान में एक चीज सस्ती मिलती होगी, पर आप फिर भी वो चीज जहां महंगी मिलती है वहां से लेते हो। लोकल दुकानदार के पास दही मिलता होगा, श्रीखंड मिलता होगा, पर आप ऐसे दुकान से लेना ज्यादा प्रेफर करते हो जहां भीड़ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जहां भीड़ ज्यादा है वहां क्वालिटी अच्छी होगी। यानी साइकोलॉजी का भी इकोनॉमिक्स में फर्क पड़ता है। और बिजनेसेस तो लेते ही है डिसीजन कि जैसे कि अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो बिजनेस ये चाहता है कि उस प्रोडक्ट हम ज्यादा पहुंचाएं। जैसे कि आप देखोगे पार्ले जी का हमने एग्जांपल लिया, तो पार्ले जी कैसे है कि लोगों तक आज भी फेमस है, आज भी लोग लेते हैं। तो ऐसा करेगी क्या पार्ले जी कंपनी कि उस प्रोडक्ट को, यानी बिस्किट को बंद कर देगी? करेगी क्या? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो लोग आज भी ले रहे हैं। तो बिजनेस और इकोनॉमिक्स, इसका भी एक गहरा संबंध है। लॉ भी है, यानी डिमांड एंड सप्लाई क्या है, ये तो लॉ है। तो मतलब लॉ और इकोनॉमिक्स, इसका भी कोरिलेशन है। तो अब जैसे एग्जांपल देखिए कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सच एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी, क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इन्फ्लुएंस रिसोर्स अलोकेशन एंड मार्केट बिहेवियर अक्रॉस द कंट्री। यानी जीएसटी इन्फ्लुएंस करता है मार्केट को। तो इसी हिसाब से आपके एप्लीकेशन में वेरियस फील्ड आते हैं, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, बिजनेस एंड लॉ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या आएगा सर? अब हमने जो आगे पिछले का डिस्कशन किया इसके पहले, वो डिस्कशन क्या था? तो बेसिक्स था भाई। एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट है वो है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो डिस्कस कर लेंगे हम यहाँ पर। तो क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये आएगा एग्जाम में कि मेजर ब्रांचेस क्या क्या है इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, तो अब क्या क्या ब्रांचेस है, तो हमने पढ़ा है बचपन में, बचपन यानी 11th 12th में क्या पढ़ा है सर? मेजर ब्रांचेस क्या होते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो क्या है, तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है, तो इंडिविजुअल पे और बिजनेसेस पे। यानी इंडिविजुअल, बिजनेस, कंज्यूमर, इनकी जो इंडिविजुअल की बात होती है। आपके बिल्डिंग के नीचे जो दुकानदार है, उस दुकानदार का जो इकोनॉमिक्स होगा, दुकानदार जो भी सोचेगा बिजनेस के बारे में, वो कहाँ आएगा, तो वो माइक्रो लेवल पे आएगा, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एनालाइजिंग हाउ द राइज इन द प्राइसेस ऑफ ओनियंस अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पैटर्न्स इन मार्केट्स। यानी अगर कांदे के भाव कम ज्यादा हुए तो लोग कैसे कांदा खरीदना कम करते हैं या फिर बढ़ाते हैं। यानी कांदे के भाव अगर कम होते हैं तो लोग ज्यादा कांदा खरीदेंगे। तो ये डिसीजन क्या है, तो माइक्रो लेवल पे है कि ओनियंस, यही कंसिडर हम कर रहे हैं, यानी कांदे का ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये माइक्रो लेवल हुआ। अब मैक्रो लेवल क्या है, तो मैक्रो लेवल क्या है कि पूरी इकोनॉमी एज अ होल पर हम डिस्कस करते हैं। यानी पूरे समझो देश एक इकोनॉमी है, और पूरे देश का डिस्कशन जहां होता है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमी एज अ होल का डिस्कशन होता है।
जैसे कि इंक्लूडिंग एग्रीगेट इंडिकेटर्स लाइक नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बेरोजगारी पूरे देश की हम देखेंगे, एक अकेले की तो नहीं देखेंगे, यानी पूरी इकोनॉमी का डिस्कशन मैक्रो लेवल पे आता है, नेशनल इनकम मैक्रो लेवल पे आती है। जैसे एग्जांपल देखिए, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज ऑन नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो पूरा गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कोविड-19 का इम्पैक्ट पूरे देश पर अगर एनालिसिस करने बैठे तो वो डिस्कशन कहाँ आएगा, तो वो आएगा मैक्रो लेवल पर, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। अदर ब्रांचेस क्या क्या है, तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स ये एक ब्रांच है, कि जैसे एक इंडस्ट्री देखेंगे तो हम एक इंडस्ट्री का एग्जांपल लेंगे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री, तो कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स का डिस्कशन आएगा, उनकी प्राइसिंग क्या है। कुछ कुछ ब्रांड ऐसे है कि जिनकी बहुत ज्यादा प्राइसिंग है, और कुछ कुछ ब्रांड ऐसे है कि उनकी प्राइसिंग बहुत कम है कपड़ों में। तो वो पूरा डिस्कशन जो है कि इंडस्ट्री को लेकर, वो इंडस्ट्री को लेकर जो डिस्कशन कहाँ आएगा, तो वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में आएगा। एग्जाम्पल देखिए कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, एक दवा बहुत सारे लोग बनाते हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ दवाएं कंपनीज बनाती है, लोकल कंपनीज की बात अगर मैं करूँ तो झंडू एक आपको पता है कि एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ये भी है। उसके बाद और अलग अलग कंपनी है कि जैसे वो अलग अलग बनाते हैं, बैद्यनाथ एक बनाती है, तो बैद्यनाथ हुई, फिर झंडू हुआ, ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स है। तो बहुत सारे कंपनीज है, इतने कंपनीज है कि आपको देखोगे तो इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो बैद्यनाथ ने अगर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके कंपटीशन में और कॉम्पिटिटर्स हैं जो वही सेम प्रोडक्ट बैद्यनाथ के कॉम्पिटिटर में बनाएंगे, यानी कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो वो कहा आया इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। उसके बाद फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, यानी अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो क्या हुआ कि लोग लोन लेने ज्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस लोगों का कम होगा, तो लोग लोन ज्यादा लेंगे। यानी इंटरेस्ट अगर कम ज्यादा होता है तो एज अ कंज्यूमर, एज अ लोन टेकर, मैं क्या डिसीजन लूंगा कि मैं लोन लूंगा। वेर एज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोन लेना मैं प्रेफर करूंगा क्या, तो नहीं करूंगा, बट मैं क्या करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है ना, तो वैसा डिसीजन मैं लूंगा। यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एक कंज्यूमर पर इम्पैक्ट आता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में जो हलचल होती है, यानी जो शेयर मार्केट हुआ उसके हलचल से, उसके मूवमेंट से क्या होता है कि एक बंदा डिसीजन लेता है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मार्केट में रिसेशन है या बुल मार्केट है। तो बैंकिंग उन चीजों का परिणाम पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एनालाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी चेंज ऑन पर्सनल एंड बिजनेस लोन। जैसे आरबीआई देखिए रेपो रेट कम ज्यादा करता है, और रेपो रेट कम ज्यादा करने से आपकी जिंदगी में भी असर पड़ता है, क्योंकि रेपो रेट से बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट रेट का हलचल होती है, और उस इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होने से एज अ कंज्यूमर आप आपका डिसीजन बनाते हो कि मैंने लोन लेना है या नहीं लेना है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स, उसमें क्या होता है कि इट एग्जामिन्स गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमी इंक्लूडिंग टैक्सेशन एंड बजट पॉलिसीज। यानी देखिए कि टैक्सेशन एंड बजट, ये जो डिसीजन है ना, ये गवर्नमेंट लेती है। और गवर्नमेंट कैसे लेती है, तो देखिए इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करती है, जीएसटी लॉ लाया, उसके बाद जीएसटी में बहुत नोटिफिकेशंस लाई, सर्कुलर लाई। तो ये क्या है, पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स, यानी गवर्नमेंट का जो भी रोल है इकोनॉमी में वो कहाँ आएगा, पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स में आएगा। उसका एग्जांपल देखिए कि इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर इंडियन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। यानी कि अगर पब्लिक स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने बढ़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, तो क्या होगा कि देश की आर्थिक प्रगति होगी। अगर रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर ज्यादा बनेंगे
तो ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा, और ट्रांसपोर्टेशन अगर इजी होगा तो हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक इंसान के लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा, यानी कम्युनिकेशन आसान होगा, उसको गुड्स यहाँ से वहां ले जाना आसान होगा, यानी इकोनॉमी एज अ होल की ही डेवलपमेंट होगी। पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स का ये एग्जांपल है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है। ठीक है, तो हमने गवर्नमेंट का रोल देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर उन्होंने अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभाई तो उसका हिसाब, उसका इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पर भी पड़ता है। उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडिया और पाकिस्तान, उनकी ट्रेड पॉलिसीज क्या अच्छी है क्या? आप बताइए। इंडिया और अगर नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले तो क्या उनकी ट्रेड अच्छे से होती है क्या? तो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इंडिया उन टेरिटरीज को, उन कंट्रीज को क्या कहता है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज कहता है, तो उनके साथ कोऑपरेशन बिठाना बहुत मुश्किल है। तो कोऑपरेशन नहीं बिठा सकते, पर क्या यहाँ डिसाइड हुआ कि ट्रेड पॉलिसीज उन्होंने नहीं रखी, ट्रेड पॉलिसीज अच्छी नहीं रखी। पर वेयर एज इंडिया, रशिया, इनके ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर देखोगे तो बहुत अच्छे से ट्रेड होते हैं। यानी ट्रेड होना, एक देश दूसरे देश के साथ क्या ट्रेड पॉलिसीज लेता है, ये डिस्कशन कहाँ आता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आता है। तो क्या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ट्रेड पॉलिसीज, जैसे एग्जांपल, एनालाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ इंडियाज ट्रेड एग्रीमेंट विद कंट्रीज लाइक यूएस ऑन इट्स एक्सपोर्ट सेक्टर। देखिए, मैंने जो कहा वो एग्जांपल में है। और मैं आपको एक बता दूं कि हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं, बट आप ये देखिए कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। अगर क्वेश्चन 1 आया ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स तो क्या लिखोगे? तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमने डिस्कस किया, वो तो पॉइंट लिखोगे, उसके पहले के भी पॉइंट लिखोगे, यानी पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ये लिखोगे आप। इसमें क्या लिखोगे, एक दो लाइन लिखोगे जो यहाँ पर दिया है। यानी कि ये नोट्स बहुत यूजर फ्रेंडली है। आप अगर दूसरे टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको बहुत बल्कि लगेगा, आपको पहले ही पढ़ने की इच्छा नहीं रहेगी। यानी कि आपको आसान क्या होगा, ये मैंने पहले से ही सोच कर रखा है, और हमने उस हिसाब से ही नोट्स आपके लिए बनाए हैं। तो आप वही नोट्स लीजिएगा। और ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगी? तो मैं ट्राई करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पे भी आपको दे दूँ, और मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये पीडीएफ दे दूँ। यानी क्या होगा कि आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिलेगी, और यहाँ भी ट्राई करूंगा मैं कि टेलीग्राम पर भी दे ही दूँ। तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, और बस इतना ही आपको पढ़ना है। आपको कंसेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, इसलिए बहुत बड़ा चैप्टर एकदम इजी वे में इस पीडीएफ से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक के और वापस। क्या हुआ, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स देखा। अब लेबर इकोनॉमिक्स। तो लेबर इकोनॉमिक्स क्या है कि वेरियस टाइप्स ऑफ लेबर होते हैं, तो उनका लेबर मार्केट होता है। तो उस लेबर मार्केट की जो स्टडी है वो कहाँ आती है, लेबर इकोनॉमिक्स में। जैसे कि अगर मनरेगा स्कीम आपने सुनी होगी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये क्या थी कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिले, रोजगार लोगों को मिले, इसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। और मनरेगा की वजह से क्या हुआ कि लोगों को रूरल एम्प्लॉयमेंट मिली, और उनको वेज रेट जो है ना, वो एक डिसाइड हुआ कि इतना आपको वेज रेट मिनिमम दिया जाएगा। इससे क्या हुआ कि लोगों को, जो बेरोजगार थे, उनको रोजगार मिला। तो लेबर इकोनॉमिक्स में क्या आता है कि लेबर के बारे में जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी लॉज बने, वो कहा आएगा, लेबर इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ये क्या है, ये तो हमारा ही सब्जेक्ट है। हमारा चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो अब हम समझेंगे शॉर्ट में कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या है, कि साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इसका जो मिश्रण है, इसे कहते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लोकल दुकानों में आप जाओगे, पर कभी कभी आप देखोगे कि लोग ज्यादा कहाँ जा रहे हैं, भीड़ कहाँ ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लोगे कि ज्यादा लोग अगर लोकल दुकान में नहीं, कहीं बाहर के दूर के दुकान में जा रहे हैं, तो आप भी आपका पेट्रोल खर्च करके दूर के दुकान में जाओगे। यानी अगर आपके लोकल दुकान में स्वीट्स मिल रहे होंगे, पेड़ा मिल रहा होगा, गुलाब जाम, श्रीखंड मिल रहा होगा, पर फिर भी उस स्वीट्स की दुकान में ना जाते हुए आप शायद हल्दीराम में जाओगे, आप शायद बुधा हलवाई इसके पास जाओगे, यानी दूर जाओगे या अच्छी दुकान में जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि आपको लगता है कि लोग ज्यादा जा रहे हैं,
इसका मतलब क्या कि साइकोलॉजी है आपकी, तो साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स इसका जब मिश्रण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए कि why consumers prefer purchasing gold jewelry during festivals despite economic downtime। तो अब गोल्ड ज्वेलरी हम फेस्टिवल्स में क्यों लेते हैं, क्योंकि वहाँ हमें लगता है कि भाव अच्छा मिलेगा, हमें भावताल करने में आसानी होगी और मार्केट में भी अच्छा रेट हमें मिल जाएगा, गोल्ड वाले भी कोऑपरेटिव होंगे ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स और ऑफर भी मिलेंगे अच्छे से। तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्वेश्चन 1 हुआ। उसके बाद डेफिनेशंस देखिए, डेफिनेशंस आपके पास 3 दिए हुए हैं, मैं बोलूंगा कौन सी भी एक अच्छी सी छोटी सी डेफिनेशन आप रट्टा मार लीजिएगा, कौन सा भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आएगा आपको बस ये एक डेफिनेशन 2 लाइन की पहले लिखनी है, उसके बाद आपका आंसर आप शुरू करिएगा। ठीक है, कौन सी डेफिनेशन देखेंगे, तो एक आसान सी डेफिनेशन मैं आपके लिए दूंगा कि ये देखिए ये क्या डेफिनेशन है। सी इकोनॉमिक्स क्या है, तो इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ends and scares means with alternative uses। यानी आपने हमने तो पढ़ लिया, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किस में, तो एंड्स यानी क्या कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। यानी एक बिजनेस का सोचिए कि अगर रिलायंस का ऑयल का बिजनेस है तो उसे आउटपुट क्या चाहिए, ऑयल जनरेट होना चाहिए और उसके लिए वो क्या करेगा, रिसोर्सेज लगाएगा, यानी मशीनरी लगाएगा, मैन पावर लगाएगा, इलेक्ट्रिसिटी लगाएगा, ये क्या है, ये रिसोर्सेज। पर ये रिसोर्सेज क्या वो दूसरे बिजनेस में भी लगा सकता है क्या, उसके रिलायंस उस रिसोर्सेज को यानी मटेरियल को, मैन पावर को, मशीनरी को दूसरे जगह पर भी, दूसरे बिजनेस पर भी वो खर्चा कर सकता है, पर वो क्या करेगा कि यहाँ लगाएगा, यानी क्या करेगा, वो अल्टरनेटिव यूजेस वाले जो रिसोर्सेस है उसका वो एक जगह एक आउटपुट के लिए वो डिसीजन लेगा कि नहीं मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे ऑयल रिसोर्सेज के लिए वो रिसोर्सेज यूज करने हैं। यानी एंड यानी आउटपुट यानी गोल मुझे क्या अचीव करना है, वो गोल। और स्केयर मीन यानी क्या, तो इनपुट यानी रिसोर्सेस, तो जो रिसोर्सेस को मल्टीपल यूजेस है उसको अलोकेट करना बिटवीन एंड्स, वो क्या है, इकोनॉमिक्स में आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हाउ फार्मर्स डिसाइड बिटवीन इन्वेस्टिंग इन बेटर इरिगेशन सिस्टम और परचेजिंग हाई यील्ड क्रॉप सीड्स। यानी इरिगेशन करना वो डिसीजन लेना, या फिर मुझे सीड्स अच्छे चाहिए वो डिसीजन लेना, यानी पैसा कहाँ खर्च करना है एक फार्मर के लिए वो डिसीजन वो लेगा। यानी पैसा लिमिटिंग फैक्टर है, तो पैसा कहाँ खर्च करना ये डिसीजन कहाँ आएगा, इकोनॉमिक्स में आएगा। तो ये तो फार्मर का एग्जाम्पल हुआ, पूरे इकोनॉमी के लिए भी यही है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो आउटपुट और इनपुट इनका रिलेशन है। तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छी और छोटी सी है, यही आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन ये थोड़ा सा आपको आंसर है ना समझेगा नहीं और ऐसा लगेगा कि क्या ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का इतिहास दिया हुआ है, तो आपको बस ये आंसर रीड करना है। आपको ये आंसर अगर आपने ज्यादा सीरियसली भी नहीं लिया तो भी चलेगा, पर आपको एक बार रीड कर लेना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें वर्ड्स थोड़े अलग अलग है, लोगों के नाम दिए हैं जो आपको याद रखने में बहुत दिक्कत होगी। तो जैसे एंशियंट इकोनॉमिक्स के लिए दिया है कि पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद दिया है कि बाद में इकोनॉमिक्स में कैसे, पहले मैंने बोला कि सिर्फ घर के खर्चे, घर की इनकम आती थी, उसके बाद सोसाइटी एज अ होल को भी इंक्लूड कर लिया गया, इकोनॉमिक्स का स्कोप बढ़ा, फिर एक एक कंसेप्ट ऐड हुई, तो इसका डिस्कशन यहाँ है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको कॉस्ट कम लगती जाएगी, तो ये जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ये यहाँ पर आई। उसके बाद एक एक ऐसे कंसेप्ट ऐड होते गए, जैसे जैसे साल बीतता गया एक एक कंसेप्ट रिसर्च होती गई और एक एक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में ऐड होती गई। तो अब ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये डिस्कशन आया कि एक केन्स नाम का बंदा आया, वो बोला कि देखिए मेरे पहले जो लोग थे उन्होंने बस माइक्रो लेवल पर ही रिसर्च कर रखी है, यानी बस इंडिविजुअल बिजनेस फर्म इनका ही डिस्कशन उन्होंने किया, बट मैं क्या करूंगा,
में मैक्रो लेवल पर भी डिस्कशन होना चाहिए, ये थ्योरी मैं लाता हूँ। यानी केन्स ने क्या बोला कि मैक्रो लेवल यानी इकोनॉमी एज अ होल ये भी डिस्कशन होना चाहिए। तो उसने बोला कि मेरे पहले जो इकोनॉमिस्ट थे उन्हें मैं क्या बोलूंगा, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलूंगा, और मेरे बाद जो होंगे वो न्यू क्लासिकल होंगे। तो ये उसने बोला कि जो माइक्रो और मैक्रो ये दोनों समझेंगे उन्हें कहेंगे न्यू क्लासिकल, बट जो सिर्फ माइक्रो 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 ही करते रहे उन्हें क्या कहेंगे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अब केन्स ने क्या बोला कि माइक्रो और मैक्रो दोनों लेने चाहिए, इसलिए उस इकोनॉमिक्स को नाम क्या पड़ा, उन पर ही नाम पड़ा कि केनिशियन इकोनॉमिस्ट। देखिए केनिशियन इकोनॉमिस्ट। उसके बाद मॉडर्न डेवलपमेंट हुई और थियरीज आते गए, ठीक है। और आपने बस ये नाम सुने होंगे, एडम स्मिथ, थॉमस माल्थus, कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो इनका नाम का जिक्र करना, और मैं तो बोलूंगा कि ये आंसर बस आप पढ़ लेना, क्योंकि ये इस आंसर में बस इतिहास दिया है कि ये लोग आए, इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। देखिए अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इसमें कंटेंट कुछ भी नहीं है। एडम स्मिथ का देखिए, ही ऑफन कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर बोलते हैं। उसने क्या लिखा, वेल्थ ऑफ नेशंस ये किताब लिखी, ठीक है। अब और बोला कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, यानी इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट के सपोर्ट के ही चलनी चाहिए। ये कहा किसने बोला, एडम स्मिथ ने बोला। अब इसमें एग्जांपल देखिए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ 1991 इंस्पायर्ड बाय फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स एम्ड टू रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। आपने सुना होगा मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये तीनों कंसेप्ट लॉन्च कर दी। अब क्या हुआ इसकी वजह से, इसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स जो थे उनको थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया गया, उनको इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का मौका दिया गया। बाहर से जो प्राइवेट कंपनीज आना चाहती थी, यानी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, उनको भी इंडिया में आने के लिए इस एलपीजी पॉलिसी की वजह से मदद हुई और वो भी आना शुरू हुए। ये क्या हुई, फ्री गवर्नमेंट पॉलिसी हुई, यानी कि गवर्नमेंट ने खुद का रोल थोड़ा कम कर दिया और इकोनॉमी को थोड़ा प्राइवेट करने की कोशिश की। वो क्या थी, एडम स्मिथ से इंस्पायर्ड हुई थ्योरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है, बस आपको पढ़ने हैं, लोगों के नाम दिए हैं और उन्होंने क्या किया वो बस लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 2 होगा। देखिए मैं इंपॉर्टेंट ही आपको बताऊंगा और उसका ही डिस्कशन हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू इकोनॉमिक्स। ये क्या है कि इकोनॉमिक्स और कौन से सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करता है, यानी कौन से सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स का मिश्रण होता है। तो देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। आपने 11th-12th में ये ग्राफ बनाया होगा, कैसा ग्राफ, तो देखिए ये ग्राफ अगर देखेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या समझा कि कौन से पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, ये हमने समझा था बराबर 11th-12th में। तो ये इकोनॉमिक्स में हमने क्या किया कि स्टैटिस्टिक्स का भी सहारा लिया, यानी ये स्टैटिस्टिक्स हुई। अब स्टैटिस्टिक्स का ये रोल हुआ, देखिए हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स इज अ pivotal for testing and validating economics theories। डिमांड एंड सप्लाई ये तो थियरी हुई, इसका प्रैक्टिकल कैसे हमने समझा, ग्राफ बनाकर हमने एग्जैक्ट प्लॉटिंग की और उसकी वजह से हमने समझा कि इकोनॉमिक थियरी यानी डिमांड कैसे, प्राइस हमने कम की तो डिमांड कैसे बढ़ रही है, ये कैसे हमने समझा है। हमने स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही 11th और 12th में हमने समझा है। तो यानी कि स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है, तो इकोनॉमिक थियरी स्टैटिस्टिक्स की वजह से प्रूव होती है। जैसे देखिए इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यूज करती है स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू प्रोड्यूस डेटा ऑन जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स।
तो जैसे डिमांड सप्लाई हुआ वैसे ही नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, तो बेरोजगारी हुई, महंगाई यानी इन्फ्लेशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, इस प्रॉब्लम को वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब statistical techniques are used to analyze data and derive conclusions about economic phenomena. तो एनालाइज करता है डेटा और कंक्लूजन्स ड्रॉ करने का हमें किस किसकी मदद से हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम इकोनॉमिक कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए इकोनॉमिक सेंसस, statistical tools are empowered to assess the distribution and performance of business across the country. स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ये क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक बिजनेस पे देखिए उसकी पिछले कुछ महीनों की डिमांड कैसी रही, सप्लाई कैसा रहा, सेल ज्यादा हुई या कम हुई, ये स्टैटिस्टिक्स की मदद से वो बिजनेस समझ सकता है। इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अब आपको देश की जीडीपी गिननी है, कैसे गिनोगे, मैथमेटिक्स की मदद से ही गिनोगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है वो कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, मैथमेटिक्स की वजह से ही करोगे। तो मैथमेटिक्स क्या करता है, तो ऐड करता है प्रिसीजन टू इकोनॉमिक थ्योरीज बाय क्वांटिफाई करता है वो रिलेशनशिप, एंड उसकी मदद से फोरकास्ट भी कर सकते हैं, यानी आगे क्या होगा, मेरी डिमांड अब तक इतनी थी तो मैं फॉर्मूला लगाकर देखूंगा कि आगे मेरी डिमांड कैसे हो सकती है। तो ये फॉर्मूलाज का जो भी काम होगा ना, वो किसकी मदद से होगा, तो वो होगा इकोनॉमिक्स की मदद से ही, वो होगा मैथमेटिक्स की मदद से ही। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज मैथमेटिकल मॉडल्स टू प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स एंड असेस इन्वेस्टमेंट रिस्क। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो तो आप एक तो एनालिसिस करोगे, और उस एनालिसिस पर चार्ट एनालिसिस अगर करोगे तो वो क्या हुआ, वो स्टैटिस्टिकल भी हुआ, और फॉर्मूलाज लगाओगे वो मैथमेटिकल भी हुआ, ठीक है। और मैथमेटिक्स में देखेंगे कि दिस फील्ड यूजेस मैथमेटिकल मेथड्स टू ऑप्टिमाइज डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। एग्जाम्पल देखिए कि इंडियन कंपनीज यूज ऑपरेशन रिसर्च टू स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन्स एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, एनहांसिंग ओवरऑल एफिशिएंसी। तो कंपनीज क्या करती है कि मैथमेटिक्स की मदद से ही देखती है कि हमें अगर एक सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करना है और हमें बनाकर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो कौन से सप्लायर हमें अच्छी डील दे रहे हैं। अच्छी डील अगर एक सप्लायर देगा तो हम उस सप्लायर से ही माल खरीदेंगे और आगे एंड कंज्यूमर तक हम पहुंचाएंगे। तो एक बिजनेस क्या करेगा कि वो देखेगा कि कौन सा सप्लायर अच्छी डील दे रहा है, यानी वो क्या हुआ, वो मैथमेटिक्स की मदद से ही कैलकुलेट करेगा कि डील कौन सी अच्छी है। इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग, देखिए अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम पिछला डेटा यानी पास्ट डेटा रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और इसकी मदद से क्या होता है कि हमें आगे जो डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन हम आसानी से ले सकते हैं। एक बिजनेस का ही एग्जांपल आप दिमाग में रखिएगा कि समझो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन उसकी पास्ट के पूरा रिकॉर्ड देखेगा कि खर्चे कहाँ कहाँ हुए, कितने खर्चे हुए, सेल कैसी रही, उस हिसाब से वो आगे डिसीजन लेगा कि अगर उसने समझा कि एक पर्टिकुलर एरिया में मेरा सेल बहुत अच्छा हो रहा है तो मैं वहां ज्यादा सप्लाई करूंगा। ये किससे डिसीजन लिया उसने, तो पास्ट डेटा को एनालाइज करके उसने डिसीजन लिया। अब पढ़ेंगे हम कि अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन व्हिच प्रोवाइड एसेंशियल डेटा फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। जैसे एग्जांपल देखिएगा कि बिजनेसेस क्या करते हैं, रिलाय करते हैं ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड असेस प्रॉफिटेबिलिटी, गाइडिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ठीक है। तो ये एक बिजनेसमैन डिसीजन लेता है। अब एप्लीकेशन, अब उसका एप्लीकेशन कैसे होगा कि
Accurate accounting is critical for evaluating business performance and making informed financial decision. तो अकाउंटिंग का यूज बहुत अच्छा है कि हम एक बिजनेस डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से ले सकता है. एग्जाम्पल देखिएगा कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से क्या हुआ, बिजनेसेस ने अडॉप्ट की न्यू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. और टैली में भी देखिए आप जीएसटी का भी एक इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट आता है कि आप टैली से ही डायरेक्टली 3B डायरेक्टली R1 भर सकते हो. तो ये क्या हुआ, एडॉप्शन हुआ कि बिजनेसेस ने अडॉप्ट कर लिया जीएसटी को. तो ये किसकी मदद से हुआ, तो अकाउंटिंग की मदद से. अकाउंटिंग में भी जीएसटी का रोल आ गया, अकाउंटिंग में भी इकोनॉमिक्स का रोल आ गया. अब इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट में क्या है कि एक बिजनेस को देखना होता है कि हमने अगर देखिए कपड़ों का हमने एग्जांपल दिया कि अगर एक फैशन आउटडेट हो गई है तो एक बिजनेस को उसके मैनेजर्स को डिसाइड करना है कि अगर एक फैशन आउटडेट हो गई है तो वो क्या करेंगे कि सेल निकालेंगे और सेल में वो कपड़े कम दाम में बेच देंगे. तो ये एक मैनेजर को उस बिजनेस के मैनेजमेंट को देखना होता है कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कपड़े प्रोड्यूस समझो कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो कपड़े आउटडेट हो गए हैं क्या, तो ये मार्केट को एनालाइज करने का काम कौन करेगा, मैनेजर्स करेगा. और एनालिसिस करने के बाद वो डिसीजन लेगा, यानी डिसीजन क्या हुआ, इकोनॉमिक डिसीजन है. और वो इकोनॉमिक डिसीजन मार्केट को देखकर एक बिजनेस ने लिया है, यानी मैनेजमेंट का रोल. तो इकोनॉमिक्स एड्स मैनेजमेंट इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स विद इन एन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. एग्जाम्पल देखिए कि इंडियन कंपनीज क्या करती है, यूज करती है इकोनॉमिक एनालिसिस. क्यों एनालिसिस यूज करती है, टू डेवलप प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड मैनेज ऑपरेशनल कॉस्ट इफेक्टिवली. तो इकोनॉमिक एनालिसिस करेगी और प्राइसिंग कैसे रखनी चाहिए. जियो ने प्राइस कम रखी, हमको पता है कि जियो ने कब प्राइस कम रखी, जब मार्केट में ऐसे प्लेयर्स थे कि जिन्होंने प्राइस बढ़ा कर रखी थी और जियो ने कम प्राइस लेते ही लोगों ने जियो पे शिफ्ट हुए. हाल ही में रिसेंट डेज में अगर आप देखोगे ये लेक्चर, अगर आप कुछ दिनों में ही देख रहे होगे, आपको पता चलेगा कि बीएसएनएल ने भी वही स्ट्रेटेजी यूज की है कि जब बाकी के प्लेयर्स ने यानी जियो ने, एयरटेल ने, वीआई ने प्राइजेस बढ़ा कर रखे हैं, तब बीएसएनएल एंटर करता है और मार्केट में उसने लोएस्ट प्राइस के साथ मार्केट में एंटर किया और अब लोग पोर्ट करके बीएसएनएल आ रहे हैं. तो ये क्या हुआ, एनालिसिस हुआ मार्केट का, और इस मार्केट एनालिसिस की वजह से बीएसएनएल ने डिसीजन लिया कि हम कम प्राइस में प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, यानी सिम कार्ड डिलीवर करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हम देंगे. एप्लीकेशन देखिएगा, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर्स मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दैट अलाइन विद इकोनॉमिक गोल्स. इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर्स, इकोनॉमिक्स की मदद से मैनेजर्स की मदद होती है कैसे, डिसीजन मेकिंग में. अब एग्जांपल देखिए, बिजनेस इन इंडिया यूटिलाइज इकोनॉमिक डेटा टू फोरकास्ट मार्केट ट्रेंड्स एंड एडजस्ट देयर प्रोडक्शन शेड्यूल्स अकॉर्डिंगली. वो क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं मार्केट ट्रेंड और एडजस्ट करते हैं उनका शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल कि कैसा प्रोड्यूस होना चाहिए. तो अब देखिए मैं आपको और एक टिप देना चाहूँगा. टिप ये है कि अगर आप एप्लीकेशन ये वर्ड देखोगे या फिर एग्जाम्पल या मैनेजर रोल ये देखोगे, तो ये बस आपको समझने के लिए है. आपको मेन पॉइंट क्या लिखना है, तो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ये मेन पॉइंट लिखना है. और आपको पढ़ना क्या है, तो जैसे कीवर्ड्स ही पढ़ने हैं आपको. आपने हेड पॉइंट तो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट लिखा, उसमें लिखोगे क्या आप, तो लिखोगे कि इकोनॉमिक्स एड्स मैनेजमेंट इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव. ये आप पढ़ोगे, बस इतना ही आप याद रखोगे, इतना ही बार बार पढ़ोगे और एग्जाम में बस इतना ही लिख के आओगे. और इसके बाद एग्जाम्पल लिखोगे या नहीं लिखो तो भी चलेगा, बट मेन कंटेंट आपको लिखना है. ये वो लाइन है मैंने जो आपको लाइन बताई. और जैसे ये भी एक लाइन है कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आल्सो हेल्प मैनेजर्स टू मेक डिसीजन मेकिंग. तो ये एक लाइन लिखोगे, यानी मोटा मोटी आपको बोलूं तो एक पॉइंट में 1 से 2 लाइन याद करनी है. और उस लाइन को भी याद नहीं करना, आपको बस वर्ड को याद करना है. यानी मेन पॉइंट आपको याद किया, यानी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ये एक पॉइंट हुआ, तो उस पॉइंट में बस 1-2 लाइन आपको लिखनी है और वो लाइन आपके इस कंटेंट में से होनी चाहिए. बस इतना ही आपको करना है. यानी बहुत मैंने लोड आपका हल्का कर दिया है कि मेन हेड पॉइंट और उसके बाद ऐसा कंटेंट आपको लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है. अब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का क्या रोल है, तो देखिए गवर्नमेंट जैसे जीएसटी लाई,
जैसे इनकम टैक्स में अमेंडमेंट लाती है, जैसे अलग अलग चीजें गवर्नमेंट लाती रहती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज लाती है। जैसे आपने देखा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया। अब आपको लगता है क्या कि बस कश्मीर में हटाया, इकोनॉमी पर उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा? ऐसा होगा क्या? तो नहीं, इकोनॉमी पर भी उसका इम्पैक्ट होगा। लोग कश्मीर में जाना प्रेफर करेंगे। हाल ही में आपको पता होगा कि G20 भी एक बार कश्मीर में उसकी भी सिटिंग यानी मीटिंग हुई है। यानी क्या कि एक डिसीजन, एक पॉलिटिकल डिसीजन, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। एग्जाम देखिए कि पॉलिटिकल सिस्टम शेप्स इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड क्रिएट द लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब एग्जांपल देखिए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इम्पैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। यानी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हुआ, फिर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हुआ। आपको पता है कि भारत में ही बनाओ, ये गवर्नमेंट का जो एक फोर्स है, गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव है, उसकी वजह से लोकल प्लेयर्स क्या होंगे, लोकल प्रोड्यूसर्स एनकरेज होंगे और उसका फायदा पूरे इकोनॉमी पर ही होगा। तो और देखिए कि इकोनॉमिक सिस्टम इन्फ्लुएंस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर डायनेमिक्स विद द सोसाइटी। कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है कि उसकी वजह से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी होती है। यानी एक डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन, उसका इम्पैक्ट लोगों के वेल्थ पर भी पड़ता है कि लोगों की वेल्थ भी बढ़ेगी। अगर इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी तो उसका इम्पैक्ट देश पर पड़ेगा, यानी देश के लोगों पर भी पड़ेगा। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? मतलब है कि ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा कंजम्पशन, ज्यादा स्पेंडिंग, लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इकोनॉमी भी तो बढ़ रही है। यानी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का ये कोरिलेशन। इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। अब मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी ये क्या है? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है। तो देखिए, दिस फील्ड कंबाइंस इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल ऑफन मेक इरेशनल डिसीजंस। तो ये क्या हुआ? तो देखिए, आप पिछली कार आपने, समझो आपने कार ली थी और आपने वो कार टाटा कंपनी की ली होगी, तो आप टाटा कंपनी से बहुत कंफर्टेबल है। तो आप जब अगली कार लोगे तो क्या देखोगे कि टाटा कंपनी के साथ मेरा एक्सपीरियंस कार का बहुत अच्छा था, तो मैं अगली कार टाटा कंपनी की ही लूंगा। आप कार छोड़िए, आप मोबाइल देखिए, ये देखिए मोबाइल देखिए, आप मोबाइल भी कौन सा कंपनी का लेते हो? अगर आपने समझो MI का मोबाइल पिछला यूज किया था और रिपेयरिंग का खर्चा आपको बहुत कम आया था, यानी बहुत साल अच्छा टिका था, तो अगर मोबाइल बहुत अच्छा आपका टिका है, यानी आप अगला मोबाइल भी लोगे तो कौन सा लोगे? MI का ही लोगे। क्यों? आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। किसी लोगों का आईफोन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, तो वो क्या करते हैं कि पुराना मॉडल देते हैं और नया मॉडल उसके बदले में लेते हैं, एडिशनल पैसे देके। तो वो क्या करते हैं कि आईफोन का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था तो मैं आईफोन प्रेफर करूंगा, MI का मेरा पिछला एक्सपीरियंस अच्छा था तो मैं MI प्रेफर करूंगा। भले ही बहुत ज्यादा ब्रांड्स और भी होंगे, उनके बहुत अच्छे ऑफर्स भी होंगे, उनके बहुत अच्छे मॉडल्स भी होंगे, पर फिर भी मैं क्या करूंगा? तो MI का ही फोन लूंगा, एग्जाम्पल एप्पल का ही फोन लूंगा। तो इरेशनल डिसीजन लेते हैं हम। अच्छी डील मुझे और ब्रांड में मिल सकती है पर फिर भी मैं इरेशनल यानी इलॉजिकल डिसीजन लूंगा, तो वो साइकोलॉजी में आता है। उसे कहते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी इज इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हुआ। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स रिसर्च इन इंडिया एक्सप्लोर्स व्हाई कंज्यूमर में प्रेफर कैश ट्रांजैक्शंस डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स। तो देखिए, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ही है, जहाँ इंडिया में डिजिटल करेंसी बहुत अच्छी है पर फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ जगह पर कैश प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता वैसी है कि कैश बहुत अच्छी है। Insights from behavioral economics can inform policy decision and marketing strategies. Example, understanding consumer behavior helps Indian companies tailor their marketing strategies to address psychological and cultural factors. अगर कंज्यूमर का बिहेवियर एक कंपनी ने समझ लिया तो उसे पता है, जैसे जियो को पता है
कि लोग कम प्राइस पे करना चाहते हैं और अच्छी सुविधा लेना चाहते हैं। जैसे हाल ही के कुछ दिनों में बीएसएनएल को पता है कि लोग कम प्राइस देना चाहते हैं और अच्छी सुविधा चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि मार्केट में जो प्लेयर्स है, एग्जिस्टिंग जो कॉम्पिटिटर्स है, उनके कंपैरिजन में कम प्राइस लेंगे और कम प्राइस में वो प्रोडक्ट उनका डिलीवर करेंगे। इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, तो इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, तो देखिए हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस सोसाइटी के डिसीजंस पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। और जैसे एग्जांपल देखिए कि अगर एक बंदे का इनकम कम होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे एज ए सोसाइटी का ही बहुत इनकम पर कैपिटा यानी पर पर्सन इनकम कम है, तो इसका इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, यानी इकोनॉमी पर यानी पूरे देश पर पड़ेगा, यानी देश की भी पर कैपिटा इनकम कम होगी ना। अगर उल्टा उसका एग्जांपल लेंगे कि इकोनॉमी हमारी फिफ्थ लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट होगी, यानी कि देश में बहुत डेवलपमेंट होगी, तो एक इंसान का भी उसमें विकास या डेवलपमेंट है ना। यानी एक इंसान का डिपेंडेंसी इकोनॉमी पर है और इकोनॉमी डिपेंडेंट किस पर है, एक इंसान पर, यानी सोसाइटी के सोशल इश्यूज डिपेंडेंट है इकोनॉमी पर और इकोनॉमी डिपेंडेंट है सोशल इश्यूज यानी सोसाइटी पर। पढ़ेंगे explores the economic sociology, explores the relationship between economic activities and social factors, providing insights into market behavior and consumption patterns. अब एग्जांपल देखेंगे कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल फैक्टर्स सच एज कास्ट एंड क्लास ऑन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड कंजम्पशन पैटर्न्स इन इंडिया। देखिए कि सोशल फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में और इकोनॉमी पर। अब उसका एप्लीकेशन क्या है कि सोशल नॉर्म्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक बिहेवियर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग डायनामिक्स। कि अगर एक बिजनेस सोसाइटी को स्टडी कर लेता है कि एक समझो एक एरिया में लोग हैं कि उन्हें एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक बिजनेस क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट की सेल वहां बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, पर वही प्रोडक्ट दूसरे अगर एरिया में गया तो वहां पर उसकी डिमांड ही नहीं है। जैसे एक फॉरेन कंपनी, अमेरिकन कंपनी इंडिया में अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा तो इंडिया के लोगों की मानसिकता समझेगी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझेगी और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। यानी सोशल फैक्टर एक बिजनेस डिसीजन लेने में कंसिडर करता है, यानी इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी का ये कोरिलेशन है। तो देखिए एग्जांपल, रिसर्च इनटू द कंजम्पशन ऑफ ट्रेडिशनल गुड्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल इन इंडिया हाईलाइट्स द इंटरप्ले बिटवीन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चाइना से बहुत बार पटाखे यानी क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स इंडिया में आते हैं। चाइना ने क्या समझा? चाइना ने ये समझा कि सोसाइटी यानी इंडियन सोसाइटी को क्या डिमांड है, उनको पटाखे चाहिए, क्रैकर्स चाहिए और वो अच्छे कम दाम में चाहिए। तो उन्होंने क्या कंसिडर किया चाइनीज कंपनीज ने, इंडियन लोगों की मानसिकता समझी, यानी सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का ये कोरिलेशन है कि हम क्या करते हैं, हम डिसीजन लेने में सोसाइटी को भी कंसिडर करते हैं। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने पढ़ लिया तो भी चलेगा, ये आपके मेन टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया, ठीक है, बट इंफॉर्मेशन के पर्पज से मैंने आपको ये दे दिया है, ठीक है। कि और इमर्जेंट कौन से एरियाज है, तो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये क्या है, बस इकोनॉमी में और आगे आने वाली डेवलपमेंट्स है, ठीक है। ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, छोड़ दीजिए। और अब इकोनॉमिक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है, ये क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हुई। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब जैसे एक इंसान की इनकम कितनी है, कैसी है, उस हिसाब से उसको समाज में इज्जत मिलती है।
रिस्पेक्ट मिलता है, बराबर है कि नहीं? एक इंसान की एजुकेशन कितनी है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, उस हिसाब से उस बंदे को समाज में रिस्पेक्ट मिलती है। और क्या है चीज जिसकी वजह से उसको इज्जत मिलती है? तो वो क्या करता है उस हिसाब से भी उसको इज्जत मिलती है। यानी इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये तीन चीजें हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में आती है। एग्जाम्पल देखिएगा कि इंडिया में डिस्पैरिटीज इन इनकम है, यानी इनकम कम ज्यादा है, एंड एक्सेस टू एजुकेशन भी कम ज्यादा है। यानी अगर इंडिया की बात करेंगे तो अगर इनकम में असमानता यानी इनइक्वालिटी नहीं होगी, इनकम, एजुकेशन भी हर इंसान तक पहुंचेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगी। यानी ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, इनकम, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन। और ये तीन चीजें अगर एक देश में अच्छी होगी तो देश का भी विकास होगा। ये कोरिलेशन है इकोनॉमिक्स एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में। पर अगर आप पाकिस्तान का एग्जांपल देखिएगा कि वहाँ लोगों में आर्थिक असमानता यानी इनकम इनइक्वालिटी है, एजुकेशन भी बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, इसकी वजह से उस देश की तरक्की बहुत अच्छी नहीं होती। बट वेयर एज अमेरिका का एग्जांपल आप लो कि अमेरिका में एजुकेशन की एक्सेस बहुत लोगों तक है, बहुत लोग फाइनेंशियली भी लिटरेट है, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन भी उनका बहुत अच्छा है, तो वो देश आज सुपर पावर है। अब इम्पैक्ट क्या है इसका इकोनॉमी पर? इकोनॉमिक कंडीशन सच एज इनकम इनइक्वालिटी, पॉवर्टी यानी गरीबी, अफेक्ट एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इन्फ्लुएंसिंग ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी इनकम अगर कम ज्यादा है यानी गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, एजुकेशन सब लोगों तक नहीं पहुंचा, हेल्थ केयर की सुविधा, डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल्स, ये बहुत ज्यादा इस देश में नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरे इकोनॉमी पर, पूरे देश पर ही इफेक्ट होता है ना। एग्जाम्पल देखिए, इंडियन गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एम्स टू एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी देश यानी इंडियन गवर्नमेंट किस पर फोकस कर रहा है कि एजुकेशन हर एक बंदे तक पहुंचे, कोई बंदा गरीब ना रहे, हेल्थ केयर की सुविधा हर एक इंसान तक पहुंचे। इससे क्या होगा कि देश में पूरी ग्रोथ यानी पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, यानी देश का विकास होगा। अब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इसी क्वेश्चन में आपको लिखना है बराबर। इस क्वेश्चन में यानी एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, इस पे अगर नोट आई, आपको क्या आएगी, लिख के लो, नोट आएगी, ठीक है, नोट लिखो। इस क्वेश्चन पे नोट लिखने के लिए आपको एग्जाम में आएगा। तो आप क्या लिखोगे कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में आप लिखोगे, और आप लिखोगे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे कि इनकम, एजुकेशनल अटेनमेंट, ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज एंड सोशल क्लास परसेप्शंस। यानी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, जो ऊपर दिया है वैसा ही नीचे दिया है, बस वर्ड्स अलग है, पर फिर भी आपको ये वर्ड्स लिखने होंगे एग्जाम में। क्या लिखोगे, इनकम, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कि अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अर्बन एरियाज में ज्यादा होगा इंडिया के, तो उससे क्या होगा कि इसका क्या मतलब है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एक एरिया में इंडिया के बहुत ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उस एरिया का डेवलपमेंट यानी विकास बहुत अच्छा हो रहा है। बट रूरल एरियाज में अगर ये तीन चीजें कम होगी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब क्या कि ये तीन चीजें, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन, इनकम और ऑक्यूपेशन, ये तीन चीजें रूरल एरियाज में अगर कम होगी, तो हम कई बार बोलते हैं कि रूरल एरिया पिछड़ा हुआ एरिया है। पर पिछड़ा हुआ एरिया कैसा है कि जहां पर ये तीन सुविधा नहीं है, अगर ये तीन सुविधा रूरल एरियाज में भी अगर होगी तो उस एरिया को भी हम डेवलप्ड एरिया बोलेंगे। Socio-economic factors influence economic outcomes and development.
मतलब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी सच एज प्रधानमंत्री जन धन योजना एम्स टू इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्ट लो इनकम हाउस होल्ड। प्रधानमंत्री जन धन योजना की वजह से इंसान के लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली गवर्नमेंट की जो अमाउंट है, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड की है वो अमाउंट अगर पहुंचेगी तो इसकी मदद से क्या होगा कि लोगों की गरीबी कम होने में मदद होगी। अब हमने जो आज पढ़ा वो क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स मतलब क्या, ठीक है। आप रिवीजन एक बार फिर से हम फटाक से कर लेंगे और आज का लेक्चर हम यही एंड करेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स यानी क्या, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो इट स्टडीज इंडिविजुअल्स हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर अलोकेटेड टू कंपीटिंग यूजेस, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, अलोकेटेड टू कंपीटिंग यूजेस। उसके बाद किस पे फोकस करता है, तो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेजर ब्रांचेस क्या है, ये पहला क्वेश्चन आएगा आपको, तो आप क्या लिखोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अदर ब्रांचेस कैसे है, जैसे कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। और एक डेफिनेशन मैंने आपको बोला कि ये दो लाइन रट्टा मार लो, कौन से भी क्वेश्चन आया इस चैप्टर का तो आप ये दो लाइन लिख के आओगे। तो क्या, ये दो लाइन, इकोनॉमिक स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मींस विच विद अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बस बोला था कि रीड कर लो, क्योंकि बहुत से बार ऐसे नाम है इस क्वेश्चन में, जैसे कि आप देखिए कि मिडल ईस्ट 400 टू 2500 बीसीई, ठीक है। तो ये बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये देखिए इब्न खल्दून, ठीक है, बहुत ऐसे ऐसे नाम है, बस आपको मैंने पढ़ने बोला था और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। केनिशियन इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया, फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन होते हैं, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं, वो हमने डिस्कस किया कि हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन किन किन लोगों का था। कंट्रीब्यूशन एडम स्मिथ ने दिया, थॉमस माल्थus ने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, ये आपको बताया। और आपका मेन क्वेश्चन नंबर 2 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा कि इकोनॉमिक्स और कौन से सब्जेक्ट के साथ कोरिलेटेड है, क्या है, फिर इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू इकोनॉमिक्स। इसमें देखा इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स हमने देखा, फिर इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स हमने देखा, फिर इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग हमने देखा, फिर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट हमने देखा, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स हमने देखा, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी हमने देखा, और इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी हमने देखा। इमर्जेंट इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, ये आपको आपने डायरेक्टली कट किया तो भी चलेगा, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैंने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे इकोनॉमिक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में आपको क्या क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि नोट लिखिएगा। तो नोट कैसे लिखेंगे, तो डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब क्या, कि इनकम, फिर एजुकेशन और ऑक्यूपेशन, इन तीनों का मिश्रण कहाँ आता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का हमने एग्जाम्पल दिखा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए भैया पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।